हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते प्रोड्यूस होता है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जान लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक प्लस क्यू चार्ज या फिर पॉइंट चार्जेस के कारण किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं कि ये एक प्लस क्यू चार्ज है और इसको हम लोग सोर्स चार्ज भी मान सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर हो रहे हैं चार्जेस से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग इसको एक एरो के फॉर्म में शो किए हैं। और ये जो एरोस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, यानी E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। और हम लोग यहाँ से कह सकते हैं E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं E= फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना फोर्स लगा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसको हम लोग एक वेक्टर के फॉर्म में शो किए हैं। ये सारे वेक्टर्स है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ हमने ये जो एरोज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को शो कर रहा है। और हम लोग देख सकते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड भी, इसका जो और वेक्टर जो होता है उसका लेंथ मैग्नीट्यूड शो करता है। तो इसका जो लेंथ है ये स्मॉल है सबसे, यानी इसका मैग्नीट्यूड इन वेक्टर से कम है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ओरिजिन के जितना नज़दीक होता है। मान लेते हैं ये एक पॉइंट P है और ये एक पॉइंट Q है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम होता है। तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रीजन मान सकते हैं और इसको हम लोग वीक रीजन मान सकते हैं। और ये जो एरो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी शो कर रहा है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये एक प्लेन में देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये एक प्लेन फिगर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो 3 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं किसी चार्ज के। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो है फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एट नेगेटिव चार्जेस। इफ़ देयर इज ए सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलता है और नेगेटिव चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त हो जाता है। तो इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्जेस है, मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये एक माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलकर नेगेटिव चार्जेस पर ख़त्म हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जो पहला प्रॉपर्टीज है वो कहता है कि फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एट नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पे और एक पॉइंट है कि इफ़ देयर इज ए सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, यानी कोई अगर एक सिंगल चार्ज होगा, जैसे कि ये एक सिंगल चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये पॉजिटिव, ये इस चार्ज से निकलकर इन्फिनिटी पर एंड होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी पे ख़त्म हो रहे हैं। और ये जो नेगेटिव चार्जेस है इसमें इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर इस नेगेटिव चार्ज पर एंड होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट और
एंड एट इन्फिनिटी यदि एक सिंगल चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सेकेंड प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग बात करते हैं कि इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। यानी अगर कोई चार्ज फ्री रीजन होगा जहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा और अगर उस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वो क्या होंगे, वो कॉन्टीन्यूस होंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से कॉन्टीन्यूस होंगे और ये कर्व के फॉर्म में भी हो सकता है इस तरह से, और ये कर्व्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सोर्स चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कर्व्स का फॉर्म ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो थर्ड प्रॉपर्टीज़ है वो हो गया टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। यानी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, तो दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहा है, तो अगर यहाँ पे दो फील्ड लाइंस कट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स के दो डायरेक्शन शो कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसीलिए टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कभी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से निकलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्जेस पर एंड हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्जेस से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलकर पॉजिटिव चार्जेस पर एंड नहीं होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये कभी क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक बहुत ही आसान तरीक़ा से समझने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, और इसके लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जगह पे पहले हम लोग वॉल्यूम फ्लक्स की बात करते हैं। यानी मान लेते हैं कि कोई एक पाइप है और उससे कुछ लिक्विड फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि ये वाटर है, तो इसके जो वॉल्यूम फ्लो का रेट है या फिर लिक्विड का फ्लो का रेट है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर यूनिट टाइम पर, उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम फ्लक्स कर रहा है। तो वॉल्यूम फ्लो को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पर यूनिट टाइम पर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लेते हैं इसको डेल्टा एस, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। यानी इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स। यानी किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसको हम लोग वॉल्यूम फ्लक्स कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम क्रॉसिंग द एरिया पर यूनिट टाइम। तो मान लेते हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और ये कोई एक वॉल्यूम एलिमेंट है मान लेते हैं, और इसका लेंथ जो है वो डेल्टा एल हो गया। तो यहाँ से वॉल्यूम क्रॉसिंग द एरिया पर यूनिट टाइम हो गया। वॉल्यूम का हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ, और ये पर यूनिट टाइम है। तो यहाँ से जो एरिया है ये हमारा डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस और एल को हमने डेल्टा एन माना है, और ये टी हो गया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से डेल्टा एल बाई डेल्टा टी हो गया वेलोसिटी, एंड ये हो गया डेल्टा एस, तो ये हो गया वी इंटू डेल्टा एस। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं v इंटू डेल्टा एस, और ये जो v है ये वेलोसिटी है, और ये लिक्विड का वेलोसिटी है, और ये डेल्टा एस जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है।
तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी वॉल्यूम फ्लक्स से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो वॉल्यूम फ्लक्स जो है ये एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी हो गया, इसमें हम लिक्विड के फ्लो को देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो होता है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं या देख नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी सरफेस डेल्टा एस को नॉर्मली क्रॉस करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं और ये होता है ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर डी एस वेक्टर, और इसको हम लोग कह सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। और थीटा जो है ये दोनों के बीच का एंगल है। या मान लेते हैं कि ये हो गया डेल्टा एस वेक्टर, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ एंगल के साथ, मान लेते हैं कि एंगल थीटा हो गया, थीटा एंगल के साथ एमर्ज हो रहा है या फिर इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई डेल फाई इजकल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो वॉल्यूम फ्लक्स का जो फार्मूला था वो हो गया V इंटू डी एस, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला हो गया E इंटू डी एस। यहाँ पे V जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये E जो है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थ्रू सरफेस S। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को वॉल्यूम फ्लक्स से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना चाहे तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मल टू देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी मान लेते हैं कि ये कोई एक सरफेस हो गया डेल्टा एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डेल्टा फाई वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई हो गया ई डेल्टा एस कॉस थीटा, जहाँ पर ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और थीटा इज़ एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। अब जैसे यहाँ पे अब इसका दो केसेस पर बात करेंगे कि जब वैन थीटा इजकल टू 0 डिग्री और थीटा इजकल टू 90 डिग्री, उस केस में दोनों का फ्लक्स क्या होगा। यानी ये कोई एक प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, यानी ये इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा डेल्टा एस वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच जो एंगल है थीटा इजकल टू 0 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला का यूज़ करें ई डेल्टा एस कॉस 0, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 0 है, तो ये हो जाएगा ई डेल्टा एस, यानी इस केस में जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो रहा है। अब अगर हम लोग थीटा इजकल टू 90 डिग्री पर बात करें तो फ्लक्स हो जाएगा डेल्टा फाई इजकल टू ई डी एस कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये 0 होता है, तो ई डी एस इंटू 0, तो ये 0 हो गया। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन 90 डिग्री होगा तो दोनों के बीच फ्लक्स जो है वो 0 होगा। यानी अगर ये कोई एरिया है और ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के पैरेलल फ्लो हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, तो दोनों के बीच जो एंगल है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग समझ गए हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम लोग स्केलरली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, और अगर हम लोग इसका
एसआई यूनिट की बात करें तो डेल्टा फाई इक्वल टू ई एस जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है, और ई को हम लोग लिख सकते हैं एफ बाई क्यू, और ये हो गया एस। और फोर्स का जो यूनिट होता है वो हम जानते हैं कि वो न्यूटन होता है, और चार्ज का हो गया कूलम, एंड एस जो है एरिया उसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी को हम ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट हो गया वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो स्टूडेंट्स आई होप कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है तो उसको ज़रूर कमेंट करें।